नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश भर में घरों को अवैध निर्माण बताकर उन्हें तोड़ने के अभियान पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में देखने में आया कि हिंसक प्रदर्शनों के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में इन हिंसा में शामिल होने के आरोपियों के घर पर स्थानीय प्रशासन द्वारा गिरा दिए जाते हैं। इस मामले में जमीयत उलेमाए हिंद ने बुलडोजर के जरिए देश के कई हिस्सों में जिस तरह से यह कार्यवाही अंजाम दी जा रही है उसे रोकने के लिए याचिका दायर की थी। आपको बताएं कि जमीयत का आरोप था इस याचिका में, उन्होंने कहा था कि इसमें खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी याचिका आई इसमें दलील दी गई है। इसका जवाब यूपी सरकार की ओर से दिया गया कि आप किस अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहे हैं, यहां पर जितने भी हैं सभी भारतीय समुदाय के लोग हैं और इस तरह से बहस नहीं होनी चाहिए। यह जवाब दिया गया यूपी सरकार की ओर से। जमीयत ने यह भी कहा कि जो कुछ भी हो रहा है देश भर में यह समाज के लिए अच्छा कदम नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर यूपी सरकार ने सफाई दी कि जो भी तोड़फोड़ हो रही है वो नियमों के अनुसार ही की जा रही है। तो इस तरह जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में, एक तरह से अंतरिम राहत, जो अंतरिम रोक लगाने की बात थी वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। हालांकि इस पर आगे भी सुनवाई चलती रहेगी और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया उससे साफ है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो आगे भी चलती रहेगी। लेकिन दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा क्या है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। राज्यों में जो तोड़फोड़ चल रही है बुलडोजरों के जरिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से जब इनकार किया है तो उसने क्या कहा है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण तोड़ने पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि इससे जो स्थानीय निकाय हैं यानी जो नगर निगम हैं या नगर पालिकाएं हैं उनके अधिकारों में कटौती हो जाएगी और हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस पर अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है। इसके साथ साथ कोर्ट ने मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों को भी इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। ये वो दो राज्य जहां पर हाल के दिनों में इन घटनाओं में काफी बढ़ोतरी आई है। यूपी सरकार को पहले से ही नोटिस दिया गया था जिसकी ओर से आज जवाब दिया गया और अब इस मामले में 8 अगस्त तक का समय दिया गया है। कहा गया कि तब तक सभी पक्ष अपना जवाब दाखिल करें, लेकिन तब तक इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई है और 10 अगस्त को बुलडोजर पर इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। और आपको ये बताएं कि जो याचिकाकर्ता हैं उनकी क्या दलीलें रही हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है देश भर में कई अलग अलग राज्यों में, इस पर क्यों रोक लगनी चाहिए। इस पर यह कहा गया याचिकाकर्ताओं की, वकीलों की ओर से, कि पिक एंड चूज की नीति अपनाई जा रही है, यानी जिसको वो ठीक समझते हैं उसके घर को निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें यह भी कहा गया आगे कि जो एक समुदाय है उसको खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है, ये इस याचिका में कहा गया है। उन्होंने दलील दी कि दिल्ली में लगभग सभी फार्म हाउस जो हैं वो अवैध हैं, गैरकानूनी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। और बुलडोजर की ये जो कार्रवाई चल रही है ये पूरे देश में की जा रही है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये याचिकाकर्ता ने अपनी ओर से कहा। वहीं यूपी सरकार ने भी अपनी ओर से दलीलें दी हैं इन तमाम बातों की जो आरोप लगाए गए इनको लेकर के। ये कहा कि कुछ जगहों पर अवैध निर्माण तोड़े गए हैं और तोड़फोड़ की जो कार्रवाई की गई है यूपी सरकार की ओर से या जो स्थानीय निकाय हैं उनकी ओर से, वो कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई है, ये यूपी सरकार की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आरोपी है तो घर गिरा नहीं सकते। ये यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि अगर कोई आरोपी आया है हिंसा में तो उसका ये कोई आप नहीं कर सकते, उसका घर आप नहीं गिरा सकते। हिंसा से पहले से ही कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। कई मामलों में उन्होंने कहा कि पहले से ही नोटिस दिए गए थे अवैध निर्माण को लेकर और इसीलिए कार्रवाई की गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को सनसनीखेज न बनाया जाए, ये यूपी सरकार की ओर से कहा गया। और आपको जैसा हमने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में या कहें खासतौर से कुछ महीनों में इस तरह की कार्रवाइयों पर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जहां पर कि बुलडोजर चला करके, जेसीबी चला करके मकान तोड़े गए हैं। एक नजर डाल लेते हैं कब कब ऐसा हुआ है, प्रमुख घटनाओं पर एक नजर डाल लेते हैं। 4 जुलाई 2020 की बात है जब 8 पुलिसकर्मियों के हत्या के जो आरोपी था विकास दुबे, उसका मकान वो ढहा दिया गया। ये 2020 की बात है। और प्रयागराज में अतीक अहमद के घर, दफ्तर समेत कई संपत्तियां भी ढहाई गई, ये भी 2020 की बात है। फिर 2022 में हम सीधे आते हैं 15 मार्च को
मेरठ की बात करें तो वहां पर अपराधी बदन सिंह बद्दो की अवैध फैक्ट्री और दुकानें गिरा दी गई। 27 मार्च 2022 की बात करें तो वहां पर आजमगढ़ चलते हैं, जहां पर सरकारी अस्पताल के पास दबंगों के जो अवैध मकान थे उन्हें गिरा दिया गया। 11 अप्रैल की बात करें इसी साल तो मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा की 60 करोड़ रुपए की संपत्ति को जेसीबी के जरिए ढहा दिया गया। 12 जून की बात करें तो प्रयागराज में दंगे के आरोपी जावेद पंप का मकान जो है वो ढहा दिया गया। गाजीपुर में उमेश राय, आजमगढ़ के ध्रुव कुमार सिंह और अंबेडकर नगर के खान मुबारक के खिलाफ भी कुछ मिलती जुलती कार्रवाई की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर अनिल दुजाना, योगेश भदौड़ा, सुंदर भाटी, अनिल भाटी, इनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुशील उर्फ मुंच, मुनीर, संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा, इन सबके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। और यहीं पर अमित कसाना और सिंहराज भाटी की अवैध संपत्तियों पर भी इसी तरह की मिलती जुलती कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर खरगोन में दंगे के करीब 60 आरोपियों के घर वो गिरा दिए गए बुलडोजरों के जरिए। और इसी तरह दिल्ली में जहांगीरपुरी में दंगे के बाद अवैध निर्माण ढहा दिए गए। अप्रैल 2022 में शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचा था, लेकिन लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटाए और वहां पर विरोध भी किया गया। 21 अप्रैल 2022 को हरियाणा के अंबाला में ड्रग माफिया का घर ढहा दिया गया। तो ये सारी कार्रवाई हैं जो हाल के महीनों में हुई और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के एक याचिका दायर की गई। हमारे सहयोगी आशीष कुमार भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। आशीष, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आज जो कार्रवाई हुई उसमें जो दलीलें दी गई वो हमने बताई हैं विस्तार से कि किसने क्या कहा, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या कारण रहे हैं जिसके चलते फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक नहीं लगाई है बुलडोजर की कार्रवाई पर। जी देखिए अखिलेश, शुरू से सुप्रीम कोर्ट एक बात कहता आया है कि ब्लैंकेट बैन हम नहीं लगा सकते। पूरे देश में हम ये नहीं कह सकते कहीं भी तोड़फोड़ नहीं होगी, बुलडोजर नहीं जाएगा। वो इसलिए नहीं कह सकते, आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगर हम ऐसा आदेश जारी कर देंगे, पारित कर देंगे, तो जो निकाय हैं, नगर निकाय हैं, उनके अधिकारों की कटौती होगी, क्योंकि उनको कानून ने एक ताकत दी है कि जो अतिक्रमण है, जो पब्लिक लैंड पर अवैध निर्माण किए गए हैं या अतिक्रमण है जो बिल्डिंग बायलॉज के खिलाफ हैं, उनको वो हटा सकती है। एक प्रोसीजर दिया गया है कि आप नोटिस दे सकते हैं, नोटिस में उनके जवाब मांग सकते हैं और उसके बाद आप वो हटा सकते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि वो ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकता, देश भर में कहीं तोड़फोड़ नहीं होगी। आज स्पेसिफिक केस लेकर आइए, उसको देखेंगे। लेकिन यहां पर यूपी सरकार ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें सिलसिलेवार जमीयत उलेमा ने जो आरोप लगाए उसका जवाब दिया है और बताया है कि किस तरीके से जितने अवैध निर्माण तोड़े गए हैं वो कानूनी तौर पर तोड़े गए हैं, उनके प्रक्रिया का पालन भी किया गया है, नोटिस भी जारी किया गया है। कई मामलों में खुद जिनके मकान तोड़े गए हैं उन्होंने मान लिया है कि उन्होंने अवैध निर्माण किया था। तो ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसको संविधान और कानून के मुताबिक चलना है। ऐसा कोई आदेश वो जारी नहीं कर सकती जो एक ब्लैंकेट तरह का हो, ब्लैंकेट मतलब सामान्य तरीका का हो जो पूरे देश में लागू हो जाए, ये वो बार बार कहती आई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी, चाहे वो जहांगीरपुरी का मामला हो, चाहे प्रयागराज का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन का मामला हो, कहीं भी तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगाई है। लेकिन उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पिछली बार कही थी अखिलेश, कि जो भी तोड़फोड़ हो हमें उम्मीद है कि वो कानून के मुताबिक और जो कानून में तय प्रक्रिया है उसके मुताबिक होगी और अफसर इस पर ध्यान देंगे। तो ये संदेश सुप्रीम कोर्ट का बहुत साफ है कि जो भी आप करें कानून के मुताबिक करें, जो प्रक्रिया तय है उसके मुताबिक करें। लेकिन यहां पर एक चीज सबसे बड़ी अखिलेश ये है कि जो पिटिशनर आए हैं उनको ये साबित करना पड़ेगा कि जो तोड़फोड़ हुई है, जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है, जो बुलडोजर चला गया है, वो एक बदले की कार्रवाई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार का काम बदला लेना नहीं है, प्रतिशोध लेना नहीं है, उसका काम कानून के मुताबिक कार्रवाई करना है। तो यहां पर अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं रखी गई है जो सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे, संतुष्ट कर दे कि जो कार्रवाई हुई है उसका दंगे के आरोपियों से इस तरीके से लेना देना है कि बदला लेने के लिए सरकारों ने बुलडोजर चलाया है। तो कहीं ना कहीं ये मामला कानूनी पचड़े में है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में साफ कर चुका है कि वो इस तरह के सामान्य आदेश जारी नहीं कर सकता कि आप यूपी में कोई तोड़फोड़ मत करिए, आप मध्य प्रदेश में कोई तोड़फोड़ मत करिए, आप गुजरात में कोई तोड़फोड़ मत करिए। ये ब्लैंकेट आदेश वो जारी नहीं कर सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज कार्रवाई हुई है इसका जमीन पर किस तरह से असर देखने को मिलेगा
और जाहिर सी बात है कि अगली सुनवाई जो 10 अगस्त को होगी उसका भी इंतजार करना होगा कि इस मामले में आगे क्या रुख सुप्रीम कोर्ट का रहता है। हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। अमन भारद्वाज नाम के पत्रकार ने कोविड के दौरान ई पास जारी किए जाने में गड़बड़ी साबित की थी। इसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन और डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ई पास बनवा लिए थे। जब ये खबर उनके चैनल पर चली तो राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी। उन पर जालसाजी, धोखाधड़ी और झूठी चेतावनी देने की धाराएं लगाई गईं। आज अदालत ने एफआईआर रद्द करने का आदेश देते हुए कहा कि पत्रकार का मकसद केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की खामियों को सामने लाना था। वहीं ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। यूपी में जुबैर के खिलाफ कुल 6 मुकदमों की बात सामने आई। हैरानी की बात यह है कि इन सभी मुकदमों में एक जैसी धाराएं लगाई गई हैं। गुरुवार को जुबैर को हाथरस की एक अदालत में पेश किया जाएगा। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सिर्फ उत्तर प्रदेश में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एक एसआईटी बना दी गई है। जांच आईजी लेवल के अधिकारी करेंगे। हमने यूपी में जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों की जांच की तो हमने पाया कि सभी मुकदमे धारा 153A और 295A के तहत दर्ज हैं। धारा 153A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। धारा 295A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धार्मिक भावनाएं आहत करने का कृत्य करते हैं। अब जरा जुबैर के खिलाफ दर्ज मामलों और उनकी जांच पर नजर डालते हैं। जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और हाथरस में 2 मुकदमे दर्ज हैं। जुबैर की गिरफ्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शिवलिंग की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। हाथरस कोर्ट से पुलिस के आग्रह पर हुआ जुबैर को कोर्ट में पेश करने का वारंट। कल जुबैर को हाथरस कोर्ट में पेश किया जाएगा। जुबैर को सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है। लखीमपुर मामले में गुरुवार को जुबैर की बेल पर सुनवाई होनी है। गाजियाबाद में भी पिछले साल जून में एक बुजुर्ग से मारपीट के वीडियो को ट्वीट करने को लेकर जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज है। गाजियाबाद के एफआईआर में जुबैर के साथ पत्रकार राना अयूब और सबा नकवी भी आरोपी हैं। जुबैर के वकील हाथरस में दर्ज 2 मुकदमों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इनमें से एक मुकदमा तो अभी 4 जुलाई को लिखा गया है, तब तक जुबैर जेल में था। जुबैर के वकीलों का कहना है कि यूपी पुलिस जानबूझ के नई एफआईआर सामने लेके आ रही है ताकि जुबैर को ज्यादा दिन तक जेल में रखा जाए। सहयोगी करण पात्रा के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। क्या भारत और चीन के बीच गतिरोध और ज्यादा तीखा हो रहा है? सीमा पर उड़ान भरते विमान इसकी तस्दीक कर रहे हैं। लद्दाख के टकराव को लेकर बातचीत पिछले 3 महीनों से रुकी हुई है। हालांकि भारतीय सेना के सूत्रों का कहना है कि यह केवल अभ्यास है, जिसका एक छुपा मकसद यह एहसास कराना है कि भारत अपनी तैयारियों में कहीं पीछे नहीं है। लद्दाख के आसमान में रफाल और सुखोई 30 गरजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। चीन से लगी सीमा पर दिन रात वायुसेना के विमान उड़ान भर रहे हैं। चीन भी अपनी तरफ J-20 विमानों से उड़ानें भर रहा है। जानकारों का कहना है कि जून के अंतिम हफ्ते में सेना के अभ्यास के बाद सीमा पर लड़ाकू विमानों की गतिविधियां बढ़ी है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि लद्दाख जैसी जगहों पर अभी यह उड़ान लायक मौसम है। बाद में सर्दियों में वहां उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है। पहले तो दोनों आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रेंटेशन बैठे हैं, और दूसरा ये समर पीरियड है जब बर्फें पिघल जाती हैं। यही टाइम होता है जब फौजें थोड़ी एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने इक्विपमेंट को मूव करके उसकी इफेक्टिवनेस चेक कर सकती हैं, और वही हो रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन क्या मामला इतना सरल है? भारत चीन के बीच टकराव के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में अप्रैल 2020 से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने है। इसके अलावा गुरुवार को दलाई लामा लद्दाख जा रहे हैं। उनका 14 और 15 जुलाई का दौरा है। प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई भी दी, जो सिलसिला बीच में टूटा हुआ था। इधर चीनी कंपनियों पर भारतीय एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर रखी है। लद्दाख सीमा विवाद सुलझाने के लिए 11 बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी भी गलवान घाटी, पेंगोंग लेक,
हॉट स्प्रिंग जैसी जगहों पर तनाव बना हुआ है। भारत और चीन के बीच ये तनाव ऐसे वक्त बड़ा हो रहा है जब दुनिया कई संकटों की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से कूटनीतिक और आर्थिक संकट बढ़े हैं। ऐसे में तनाव दोनों देशों के लिए नुकसानदेह है। ये बात भारत से ज्यादा चीन को समझने की जरूरत है। आखिर कई उकसावे सीमा पार से हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।